SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। क्लास नंबर 27, इसमें हमने आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जिस टॉपिक को हमने विद इन डिटेल डिस्कस करना है, तो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, नताइज। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस मीन नताइज। कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की लाइफ पर इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, असरअंदाज होते हैं। तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है एक इंडिविजुअल को जो कि विजन लॉस के साथ है। इससे पहले हमने आई अनाटमी को डिस्कस किया, आई के स्ट्रक्चर को, आई पार्ट्स के फंक्शंस को, ठीक है। इसके बाद हमने आई डिसऑर्डर्स, आई कंडीशंस, एटियोलॉजी ऑफ आई, ह्यूमन आई, ठीक है, इस चीज़ को डिस्कस किया। देन हमने डायग्नोसिस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट मींस के आई के जो डिसऑर्डर हैं उनको डायग्नोज कैसे करना है। देन हमने ट्रीटमेंट में देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि विजन को कैसे ट्रीट किया जाए। देन हमने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में देखा कि विजन जो एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है उसकी रिहेबिलिटेशन की जाए, ठीक है। तो देन हमने विजन असेसमेंट के बारे में पढ़ा, और विजन असेसमेंट के बाद अब वो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को, ठीक है। तो हमारे पास सब टॉपिक है आज का कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मोटर एंड मोबिलिटी। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले हम देखते हैं मोटर एंड मोबिलिटी। एक इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उसकी मोटर एंड मोबिलिटी किस तरह से इफ़ेक्ट होती है, किस तरह से वो असरअंदाज होती है, ठीक है। तो हमारे पास मोटर क्या होती है, मोटर हमारी मूवमेंट होती है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारे वॉक करना, हमारी रनिंग, हमारा दौड़ना, जंपिंग, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे हैंड से किसी भी चीज़ को ग्रिप करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मोटर में आ जाती हैं, ठीक है। तो मोटर की किस तरह से दो टाइप्स होती हैं, मोटर की कौन कौन सी होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उसकी जो फाइन मोटर स्किल है वो भी डिले होती है, और जो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल है वो भी डिले होती है। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, हरकत करना। मूव क्या होता है, हरकत करना। और एफिशिएंटली, इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तरीके से, पुरवकार तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, ये क्या है, मोबिलिटी है, ठीक है। तो नंबर 1 पे इसमें क्या है, डिले इन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उसकी मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, डिले होती है। उसकी जो मूवमेंट की एबिलिटीज़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, उसकी फाइन मोटर स्किल, उसकी क्रॉस मोटर स्किल, वो डिले होती हैं पर्सन विद साइट के मुकाबले में। पर्सन्स विद साइट के मुकाबले में जो विजन लॉस के साथ इंडिविजुअल है उसकी मोटर एंड मोबिलिटी क्या है, वो डिले होगी, ठीक है। तो कितने महीने डिले हो सकती है, 12 महीने डिले हो सकती है। यानी 2 साल का बच्चा जो मूवमेंट कर सकता है वो 1 साल का बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है जो कि विजन लॉस के साथ है, ठीक है। एक चिल्ड्रन विद साइट है जो वो 2 साल का है, तो जो एबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है फाइन मोटर स्किल की, क्रॉस मोटर स्किल की, वो उसके मुकाबले में जो विजन लॉस के साथ इंडिविजुअल है, विजन लॉस के साथ चाइल्ड है, वो एबिलिटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। अपनी मूवमेंट की, अपनी क्रॉलिंग की, अपनी किसी भी किस्म की मूवमेंट हो सकती है, तो वो डिले होती है, ठीक है, 12 महीने डिले होती है। ग्रॉस मोटर स्किल स्पेशली बैलेंस इन वीक, ठीक है, उसकी जो नंबर 2 पे ये पॉइंट है, तो उसकी जो ग्रॉस मोटर स्किल है, जो उसके लार्ज मसल की स्किल है, वो वीक होती है, स्पेशली वो वीक होती है, ठीक है। वो वीक कैसे होती है, जाहिर सी बात है, हम खड़े होते हैं तो इसमें हमारे ग्रॉस मसल्स जो हैं, जो हमारे बड़े मसल्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम चलते हैं तो हमारे ग्रॉस मसल्स जो हैं, बड़े लार्ज मसल्स काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारी ग्रॉस मोटर में आ जाते हैं। तो हमारे जो लार्ज मसल्स हैं वो किस तरह से, जब हम चलते हैं
तो हम एक इंडिविजुअल्स उसको इन्वायरमेंट से वाकफियत नहीं है, ठीक है, वो अवेयर नहीं है इन्वायरमेंट से, तो क्या है कि उसको नहीं पता, वो लड़खड़ाएगा थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये उसकी वीक है ना, इम्बैलेंस है उसकी, लार्ज मसल्स की जो स्किल है वो वीक है, बहुत ज़्यादा वो इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है। डिफ़िकल्टी टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंट टू बिकम अवेयर इट, ठीक है। डिफ़िकल्टी टू एक्सप्लोर इन्वायरमेंट्स को एक्सप्लोर करने में डिफ़िकल्टी होती है कि मीन्स के उसको सर्च करने में, उसको देखने में कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। और उस इन्वायरमेंट से इतनी जल्दी अवेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वाकफियत नहीं रख सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट में एक्चुअल में क्या है, किस तरह का माहौल है, ठीक है, चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, टेबल कहाँ है, बेंच कहाँ है, चेयर कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है एक विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन को, वो पर्सन जो विजन लॉस के साथ है, ठीक है। इनएबिलिटी टू मूव प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते हैं, इनएबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी नहीं होती है प्रॉपरली मूव करने की। एक वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता पर्सन्स विद साइट के मुकाबले में, ठीक है। पर्सन विद साइट जो है उसने जब जाना है तो वो प्रॉपरली मूव करेगा, वो नॉन स्टॉप जाएगा, ठीक है। वो अपनी आइज से देख पा रहा है लेफ़्ट है उसके क्या है, राइट क्या है, ठीक है, सामने क्या है, फ्रंट पे क्या है, पीछे से क्या आ रहा है। तो वो पूरे इन्वायरमेंट से जो है वो अवेयर होता है, और वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है वो इस इन्वायरमेंट से अवेयर नहीं होता, इसलिए वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, ठीक है। वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है, या वाइट केन के ज़रिए वो हेल्प ले रहा होता है, तो इसलिए वो प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता। जैसे एक इंडिविजुअल है वो बहुत क्विकली वॉक करता है, क्विकली चलता है, अपनी मंजिल पे क्विकली जो है वो वॉक करते हुए पहुंच जाता है, लेकिन एक इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है वो उसके मुकाबले में उस तरह से प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता। स्कैरी वाइल मूवमेंट वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में फियर फील करते हैं। स्कैरी मीन फियर फील करना, ठीक है, तो फियर महसूस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये हमारी मोटर एंड मोबिलिटी के पॉइंट्स थे। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है, वो नॉर्मल पॉपुलेशन के इक्वल होती है, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके इक्वल होती है। अगर इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उनकी जहनीत के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जाए तो वो नॉर्मल होती है। अगर काम ना किया जाए तो वो इंटेलिजेंस कुछ उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं उसकी इंटेलिजेंस की, वो उजागर नहीं हो सकती, वो नुमायाँ नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ डिले रह जाती है। अदरवाइज़ नॉर्मल पॉपुलेशन के इक्वल होती है अगर इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम किया जाए तो इसमें क्या है, इंटेलिजेंस इज़ यूजुअली इक्वल टू जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, परसेप्चुअल परसीव करना, ठीक है। तो इनकी परसीव करने की सलाहियत जो है वो भी किसी हद तक वीक होती है। एनवायरनमेंट को परसीव करना, ठीक है, इस किसी भी तरह की परसेप्शन करना, परसीव करना, परसेप्चुअल करना कुछ भी, तो वो कुछ ना कुछ पर्सन विद साइट के मुकाबले में वीक होता है। तो परसीव कैसे करते हैं ये, ठीक है, लर्न टू पे मोर अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है इनको, ठीक है, लर्न करने के लिए। ऑडिटरी के ज़रिए लर्न करते हैं, ठीक है, ऑडिटरी की ज़रूरत होती है इनको। और टेक्टाइल पे करना पड़ता है इनको, ठीक है, टेक्टाइल के ज़रिए जो है वो इनको चीज़ों को परसीव करवाया जाता है, ठीक है, और टच के ज़रिए चीज़ों को परसीव करवाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इनको परसीव करने के लिए कि इनके लिए एक स्पेशल किस्म की नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो परसीव करने के लिए स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ब्रेल है, ठीक है, ऑडिटरी कुछ भी हमने परसीव करवाना है तो टेक्टाइल के ज़रिए, ठीक है, ऑडिटरी और मींस के ऑडियो के थ्रू, ठीक है, कमेंट्री के थ्रू हम कुछ भी परसीव करवा सकते हैं, बोल कर, ठीक है, हाथ से फील करवा के। तो ये क्या है, ये परसेप्चुअल है। कुछ भी परसीव करवाना है पेशेंट को, पेशेंट नहीं, इंडिविजुअल को कुछ भी परसीव करवाना है तो किस तरह से कराना है, ऑडिटरी के ज़रिए। कुछ भी लर्न करना है ऑडिटरी के ज़रिए, टेक्टाइल के ज़रिए, टच के ज़रिए, ठीक है,
इस तरह की कोई हिंट नहीं देना, मीन्स के कोई इशारा नहीं देना कि जैसे कहाँ है जी, वो है जी, तो वो का तो नहीं पता, आप बताएं आपके लेफ़्ट है, आपके राइट है, ठीक है, आपके फ्रंट पे, इस तरह से बताएं, एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करें गाइड करने के लिए, तो ये परसेप्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। इसमें क्या है? यूज टू वोकलाइजेशन, मेंटेन सोशल कंटेंट बिफोर स्पीच डेवलपमेंट, यानी बातचीत, बच्चा वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है, वो बातचीत करने से पहले वोकलाइजेशन, आवाज़ें निकालता है अपने सोशल कांटेक्ट के लिए, अपने सोशल ताल्लुकात, अपने सोसाइटी के साथ ताल्लुकात रखने के लिए। तो वो इंडिविजुअल, वो चाइल्ड जो साइट के साथ है, मीन्स के जो उसको नज़र आ रहा है, तो वो सबकी तरफ देख के आवाज़ें निकालता है अब बातचीत करने से पहले, मीन्स के जब वो प्रॉपरली बातचीत करने से पहले, प्रॉपरली उसकी स्पीच अभी डेवलप नहीं हुई होती है, उससे पहले जो वो आवाज़ें निकालता है, जैसे बच्चा करता है ऊ आ आओ, ठीक है, इस तरह से आवाज़ें निकालता है, तो वो जो विजन लॉस के साथ चाइल्ड है, उसे भी बातचीत करने से पहले पूरा मौका दिया जाए, और वो मतलब वो पेरेंट्स उसके साथ बातचीत करें ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ वोकलाइजेशन कर सके, ठीक है। बहन भाई उसके साथ जो है वो बातचीत करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ जो है वो आओ इस तरह से बात करें बच्चे के साथ, क्योंकि जब एक नॉर्मल बच्चा जो साइट रखता है, उसके साथ जब पेरेंट्स बातचीत करते हैं, वो आई कांटेक्ट के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा भी आई कांटेक्ट और वोकलाइजेशन के साथ रिस्पॉन्स कर रहा होता है। लेकिन वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है, वो चाइल्ड जो विजन लॉस के साथ है, वो क्या करता है, वो मतलब साउंड तो दे रहा होता है, वो वोकलाइजेशन तो दे रहा होता है, लेकिन क्या है कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स को चाहिए, उसके पीयर्स को, उसके ब्रदर्स को, उसके सिबलिंग्स को चाहिए कि वो बच्चे के साथ साउंड्स के ज़रिए कम्युनिकेट करें, ताकि उसका सोशल जो कांटेक्ट है वो बरकरार रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? सोशल एंड इमोशनल। इसमें क्या है? डिले इन सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। एक वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो डिले होती है अकॉर्डिंग टू पर्सन्स विद साइट, ठीक है। पर्सन्स विद साइट के मुकाबले में विजन लॉस के साथ जो चाइल्ड है, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो डिले होती है। वो जल्दी लोगों में उठता बैठता नहीं है, वो जल्दी लोगों के साथ बातचीत करने, जल्दी लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता, मीन्स के नए लोगों में जाके जब उठता बैठता है, तो वो जो है वो उनके बिहेवियर्स को, उनके बारे में कुछ अवेयर नहीं होता, तो जिसकी वजह से उसका सोशल, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो है वो ताल्लुकात बढ़ते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे वो डिले होते हैं, ठीक है। एक पर्सन विद साइट, जो वो इंडिविजुअल जो साइट रखता है, उसके मुकाबले में डिले होते हैं इंडिविजुअल विद विजन लॉस, ठीक है। जो वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है, उसके सोशल जो ताल्लुकात हैं वो डिले होते हैं, ठीक है। डिक्रीज इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन विद पीयर्स, ठीक है। पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज़ होता है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, बढ़ता नहीं है, ठीक है, वो डिक्रीज़ रहता है, इफ़ेक्ट होता है, वो मुतासिर होता है। बिगेस्ट डिफ़िकल्टी, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है कम्युनिकेशन की? पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट की। तो बिगेस्ट डिफ़िकल्टी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ टू डील विद एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स, ठीक है। दूसरों के बिहेवियर के साथ, दूसरों के बिहेवियर को, एटीट्यूड को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने में, उनके साथ इसमें डिफ़िकल्टी होती है। सबसे बड़ा, सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है, सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि डील करना जो है वो इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है अदर्स, दूसरों के साथ, ठीक है। मीन्स के दूसरों के जो बिहेवियर हैं, दूसरों के जो एटीट्यूड हैं, उनको डील करना, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम का बायस होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस होता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी होती है अपने फ्रेंडशिप को मेंटेन रखने में, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में भी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। इनएबिलिटी टू नोट सोशल क्यूज़, ठीक है, सोशल क्यूज़ को नोट नहीं कर सकते हैं,
साइंस को नोट नहीं कर सकते हैं, फेशियल जेस्चर्स को नोट नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, एक ग्रुप में जब ड्यूरिंग कन्वर्सेशन बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो जैसे फेशियल जेस्चर्स, कोई एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए फेशियल जेस्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में के दौरान कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। उसमें लोग अपने कुछ साइंस, हाथ के इशारे से बात कर रहे हैं, आंखों के इशारे से बात कर रहे हैं, मुंह की कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट इस तरह से बात करते हुए, मीन्स के बात करते हुए जो है वो डिफरेंट अपने फेस के एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को फेस करना डिफ़िकल्ट होता है। ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू है कि दूसरों के एटीट्यूड को देखना कि अगला इंसान जो है वो हमारे सामने जो पर्सन है वो किस एटीट्यूड के साथ है, उसका बिहेवियर इस वक्त कैसा है, इस चीज़ को, ठीक है, उसके फेशियल जेस्चर्स को नोट करना नहीं नोट कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे काम किस चीज़ के हैं, हमारी विजन के हैं। हम विजन के ज़रिए इनको नोट कर पाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है वो इन चीज़ों को नोट नहीं कर पाएगा। वो क्विज़ को नहीं देख पाता, वो साइंस को नहीं देख पाता। हम हैंड के साइन से जो बातें कर रहे होते हैं, हाथों के इशारों से जो बातें कर रहे होते हैं, एक तो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने वर्बली कन्वर्सेशन, लेकिन वर्बली कन्वर्सेशन करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने फेस के जेस्चर्स भी दे रहे हैं, हम अपने आइज़ के जो है वो साइंस भी कर रहे हैं, हम अपने हैंड के साइंस भी कर रहे हैं। तो लेकिन वो इंडिविजुअल इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता, ना तो सामने वाले की देख सकता है और ना वो अपने हाथों के इशारे या अपने फेस के जेस्चर्स इस तरह से दे सकता है जैसे कि एक इंडिविजुअल जो साइट रखता है उसके मुकाबले में, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है वो अपने साइंस वगैरह जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। सोशल रिलेशन इफ़ेक्ट होता है इसके ज़रिए, ठीक है। मतलब ये जब वो साइंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा या साइंस खुद से नहीं कर पा रहा, तो उसका जो सोशल रिलेशन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इसकी वजह से कि वो चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो सोशल जेस्चर्स को, ठीक, सॉरी, फेशियल जेस्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, अपने फेशियल जेस्चर नहीं दे पा रहा है, तो उसका सोशल जो रिलेशन है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। अब वो हैंड से कोई साइन नहीं कर रहा, अपनी आइज़ से कोई साइन नहीं कर पा रहा, ना दूसरों के आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो क्या है कि उसका सोशल जो जेस्चर है वो बहुत ज़्यादा जो उसका सोशल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके, कम्युनिकेशन के। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, ठीक है। सोशल आइसोलेशन, बच्चा जो है वो अगर उसको आप माशरे में इंटरेक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, वो उसको घर बिठा के रखेंगे तो वो सोशल आइसोलेशन में चला जाएगा, ठीक है। मींस के वो उसके जो ताल्लुकात हैं वो लैक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेक ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल आइसोलेशन का क्या मतलब है, लेक ऑफ रिलेशनशिप। वो उसके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत कम हैं या हैं ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, तो वो जब ड्यूरिंग कन्वर्सेशन बैठा हुआ है तो वो कुछ ऐसे बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है जैसे कि वो हिल रहा है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन बैठा, ठीक है। वो अपने हैंड को हिला रहा है, बार बार हिला रहा है, अपनी फिंगर्स के साथ कुछ ना कुछ खेलने लगा हुआ है, ठीक है। अपने हेड को मूव कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, या फिर स्टेयरिंग की शेप में, जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग होता है ना, तो वो इस शेप में टर्न करता है, तो इस तरह से वो अपने हेड को जो है वो उस शेप में मूव कर रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर हैं। देन इफ़ेक्ट सिंबॉलिक प्ले, ठीक है। वो उसकी जो सिंबॉलिक प्लेज हैं, सिंबॉलिक गेम्स हैं, वो इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। अलामती गेम्स जो होती हैं, जो हम मीन्स के जो हम जिनमें हम कुछ निशानात लगा लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल है कि हम स्टापू बहुत ज़्यादा खेलते हैं, स्टापू जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उसकी इफ़ेक्ट होती हैं। सिंबॉलिक गेम्स और भी डिफरेंट सिंबॉलिक गेम्स हो सकती हैं। सिंबॉलिक गेम्स जो भी हैं वो उसकी इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, वो मुतासिर हो रही होती हैं, वो नहीं खेल पाता, ठीक है। इफ़ेक्ट द एबिलिटी टू यूज़ विजुअल क्लूज़, ठीक है। विजुअल क्लूज़ भी नहीं दे पाता है वो, कि जैसे हम अपनी आँख के इशारे से कह दें कि जी वो पड़ी है, ठीक है, या हम थोड़ी सी फेस की डायरेक्शन और अपनी आइज़ की मूवमेंट से कह दें कि जी वहाँ है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल जो साइट रखता है उसे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कहाँ है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कहाँ है या वहाँ है, ठीक है।
तो वो आइज़ की मूवमेंट को, विजुअल क्यूज़ को नहीं समझ सकता और ना ही वो अपने विजुअल क्यूज़ परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेस है एक कम्युनिकेशन में। अच्छा, कम्युनिकेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, एकेडमिक के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इंडिविजुअल पर, ठीक है। अच्छा, वरीड अक्रॉस द पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं अपनी एजुकेशन को, अपने काम को लेके, ठीक है। अचीव बेटर इन सम एरिया, दूसरा पॉइंट क्या है, अचीव बेटर इन सम एरिया। सम एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं दूसरों के मुकाबले में, लेकिन सम एरिया को बहुत ज़्यादा इजीली अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। उनको बहुत आसानी से जो है वो हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक में सम टाइम जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, सम टाइम ऐसा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, मीन्स के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है इनकी, और कुछ सब्जेक्ट्स में वरीड होते हैं, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में वरीड भी होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ईजीली उनको अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। स्लो रीडिंग ड्यू टू विजुअल इम्पेयरमेंट, रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, किसकी वजह से, विजुअल इम्पेयरमेंट होने की वजह से रीडिंग स्लो होती है, ठीक है। लार्ज प्रिंट यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए, ब्रेल यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉर्मली एक टर्म यूज़ होती थी ब्लाइंडिज़म और ब्लाइंड मैनरिज्म के नेम से, ठीक है। ये ब्लाइंडिज़म क्या होता है, ब्लाइंड मैनरिज्म क्या होता है, वो इंडिविजुअल जो विजन लॉस के साथ है, वो कुछ ऐसे बिहेवियर, ऐसी हैबिट्स होती हैं उसके अंदर जो नहीं करनी चाहिए, जो साइट रखते हैं इंडिविजुअल, उनमें ये हैबिट्स नहीं मौजूद होती, वक्त के साथ उनकी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ विजन लॉस के साथ जो चाइल्ड है उसकी हैबिट्स ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये वो कौन से होते हैं, ब्लाइंडिज़म या ब्लाइंड मैनरिज्म। करंटली इसके लिए, ब्लाइंडिज़म और ब्लाइंड मैनरिज्म के लिए जो टर्म यूज़ होती है, ये क्या है, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, ठीक है। तो स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, ब्लाइंडिज़म, ब्लाइंड मैनरिज्म बेसिकली क्या है, हैंड मूवमेंट, हेड को हेड शेकिंग, हेड को हिलाना, ठीक है। आई पॉकिंग, आइज़ के ऊपर जो है वो हाथ रख के ऐसे ज़ोर से प्रेस करना आइज़ को। इसके अलावा हेड को मूव करना स्टेयरिंग की शेप में, लेग्स को हिलाना बार 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 बार। कोई भी हैबिट आप कर रहे हैं, खुद ऐसे बैक एंड फोर्थ हिल रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हिल रहे हैं, बार बार हिल रहे हैं, कंटिन्यूसली हिल रहे हैं, अब मीन्स के वो ये सारी हैबिट्स जो हैं वो क्या हैं, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर हैं इंडिविजुअल का, ठीक है। तो और स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर के लिए जो पहले टर्म यूज़ होती थी वो ब्लाइंडिज़म थी या ब्लाइंड मैनरिज्म थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर के नाम से आजकल इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये था। और स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर क्या है, वो रिप्लेस किसके लिए है, बोथ टर्म्स के लिए, ब्लाइंडिज़म और ब्लाइंड मैनरिज्म, इन दोनों के लिए ही एक्सेसिबल है ये टर्म, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। इनको ओवरकम भी किया जा सकता है, ठीक है, और इन पे हम जो है वो इंडिविजुअल की कॉन्सिक्वेंसेस को ख़त्म भी किया जा सकता है, इन पे काम भी किया जा सकता है। किसकी हेल्प से, सोसाइटी की हेल्प से, पीयर्स की हेल्प से, सिबलिंग की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। देन ओवर टू यू सर हसन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप इसके अकॉर्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum and welcome to the second part of lecture number 27. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. So let's begin with another theory of psychology in educational psychology. तो आज हम एक और थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि साइको सोशल थ्योरी है एरिक एरिक्सन की। तो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है या तरक्की हम लेते हैं या नशोनुमा लेते हैं।
अगर हम इसको मटेरियलिज्म से जोड़ेंगे तो हम उसको तरक्की कह सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ कह सकते हैं। और अगर हम इसकी जो इंसानी सोच है, उसका जो माइंड है, उसका जो बॉडी है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो बढ़ना है उसको हम कह सकते हैं कि साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आज उसी के बारे में ये थ्योरी बात करेगी। तो आज इसको स्टार्ट कर लेते हैं। थ्योरी को साइको सोशल थ्योरी कहा जाता है, यानी जहनी और समाजी नशोनुमा। ये क्या होती है कि जो एरिक एरिक्सन है वो कहते हैं कि जो इंसान की डेवलपमेंट है वो एक एस्पेक्ट से नहीं होती या किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, वो पैदाइश से लेके डेथ तक वो जो आपका प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो चलता रहता है। और वो ना सिर्फ चलता रहता है बल्कि वो मेंटली भी आप ग्रो करते हैं, आप फिजिकली भी ग्रो करते हैं, आपकी साइकोलॉजिकली भी आप ग्रो करते हैं, यानी आपकी थॉट्स, आपका जो सोचने का अंदाज है, आपका जो परसीव करने का अंदाज है, ये सारा कुछ ये डेवलपमेंट में आता है। उन्होंने ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनको 8 मुख्तलिफ लेवल्स में, 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो हम उन 8 स्टेजेस को हम देख लेते हैं वन बाय वन। हर स्टेज के अंदर इंसान को किसी न किसी एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, और अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने में, उससे गुजरने में कामयाब हो जाए तो इट मीन्स कि उसने उस स्टेज को कामयाबी से पार कर लिया। अगर वो उसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उलझ के रह जाएगा तो इट मीन्स के वो स्टेज उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, वो डेवलपमेंट स्टेज तो जो था उसका वो उसके लिए अच्छा नहीं रहा। तो 8 स्टेजेस को हम देख लेते हैं कौन से हैं। स्टेज 1 है जी ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये 1 साल से मतलब 0 से लेके 1 ईयर तक जो बर्थ पीरियड होता है, जो बच्चे का पीरियड होता है, तो ये उस पे मुहित है। यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से माँ बाप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक ही फैमिली में काफ़ी सारे बच्चे हैं और उसको उतनी अटेंशन या केयर नहीं मिल रही, तो वो समझेगा कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और वो थोड़ा सा उसके अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं हो सकेगी, बल्कि उसका ऑपोजिट होगा। उसके अंदर मिसट्रस्ट वाली जो फीलिंग है वो डेवलप होगी और वो हमेशा कमतरी का शिकार रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्टेज 2 ऑटोनॉमी वीएस शेम एंड डाउट। ये 1 से 3 साल का जो एज पीरियड है उस पे ये मुहित है। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद चीज़ें पकड़ना और खुद अपने काम करने की कोशिश करता है, वो हर एक्टिविटी में पार्ट लेने की कोशिश करता है। अगर उसको रोका टोका जाए कोई भी काम करने से, बात बात पे उसको मना किया जाए कि आप बच्चे हो अभी, या इस तरह से कुछ भी, तो इससे ये होता है कि उसके अंदर शेम एंड डाउट डेवलप हो जाता है। उसके अंदर जो है वो एहसास कमतरी वाला एलिमेंट आ जाता है कि मैं शायद ये कभी भी ये काम कर नहीं सकता, तो फिर वो बड़े होके भी उसके अंदर वो फीलिंग रहती है। और अगर इसके ऑपोजिट किया जाए, उसको खुद थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी जाए, उसको एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने दिया जाए, उसको काम खुद करने दिया जाए, तो इससे जो है उसके अंदर एतमाद बढ़ेगा और अपने ऊपर जो है वो सेल्फ डाउट नहीं करेगा वो कभी। स्टेज 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 to 5 इयर्स का जो एज पीरियड होता है उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे स्कूल जाने से पहले की उम्र है, और यहाँ पे बच्चा खेल कूद में तो एक पार्ट लेता ही है, बल्कि साथ साथ अपने नए नए आइडियाज़ लाता है, नई नई चीज़ें सीखता है, सुनता है, उसको अपने तरीके से परसीव करता है और फिर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है अपने बड़ों के सामने। जैसे बच्चे खुद छोटे छोटे होते हैं और वो आके अपने मदर्स को बता रहे होते हैं कि आज मैंने ये चीज़ सुनी, देखी या सीखी। तो अगर जो पेरेंट्स हैं या स्पेशली जो मदर्स हैं, अगर उसमें थोड़ी दिलचस्पी लेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी उस चीज़ में, तो वो इनिशिएटिव होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो इनिशिएटिव टाइप होगा। और मतलब वो उसके वही बात है कि इसके अंदर थोड़ा एतमाद पैदा होगा और उसको लगेगा कि ओके मुझे अटेंशन मिल रही है, प्रॉपर अटेंशन मिल रही है। और अगर उसको एट द सेम टाइम जो है वो उस पे अटेंशन ना दी जाए और उसके जो आइडियाज़ हैं उसको सपोर्ट ना किया जाए, तो उसके अंदर गिल्ट टाइप एक चीज़ पैदा हो जाती है कि शायद जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, या शायद जो मैं कर रहा हूँ वो एक काइंड ऑफ टाइम वेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी स्टेज 4 INDUSTRY इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये 6 to 11 इयर्स का जो एज पीरियड होता है उस पे है।
ये स्कूल टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दिन का सबसे अहम तरीन हिस्सा है जब बच्चे का माइंड एक्टिव होता है लर्निंग के लिए, तो वो जो हिस्सा है वो टीचर्स के पास गुजारता है बच्चा। इसलिए यहाँ पे स्कूल टीचर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा नई नई स्किल सीख रहा है और कम्पीट कर रहा है दूसरे बच्चों के अंदर, उसके साथ दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन की एक स्किल पैदा हो रही, या आप समझ लें कि वो उसके अंदर एक एस्पेक्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब अगर तो वो कामयाब हो रहा है अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने इनिशिएटिव्स में कामयाब हो रहा है, एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा उसको, खुद एतमादी मिलेगी, और जो एक फैक्टर होता है जो हमें अच्छा लगता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, तो और ज़्यादा मेहनत करेगा। अगर उसको कामयाबी नहीं मिल रही और वो फेल भी हो रहा है, ऊपर से उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, यानी उसके फेलियर्स को काउंट किया जा रहा है, उसके फेलियर्स को जिताया जा रहा है, तो इन्फीरियोरिटी आ जाती है उसके अंदर कम्पीट करने की जो सलाहियत होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो उसके अंदर इतना एफिशिएंसी नहीं रहती, यानी जब वो उसको बैकलैश मिले अपने फेलियर्स पे। अच्छा, स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये 12 to 19 ईयर्स का जो एज पीरियड होता है उस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे ये जवानी का वक्त है, एडोलेसेंस का एज जो है वो उसको कहते हैं, एडोलेसेंस की एज कहते हैं। और यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें डिसाइड करता है, वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस एज पीरियड में। ठीक है, अगर यहाँ पे उसने अपना मकसद पा लिया, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो किस में अच्छा है और वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा, किस प्रोफेशन में जाएगा, क्या उसका जो है वो फ्यूचर गोल्स होंगे, अगर तो उसने तय कर लिया और उस पे सख्ती से उसने अमल किया, उस पे अचीव करने पे लग गया, तो इट मीन्स कि उसने अपना रोल फाइंड आउट कर लिया, अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली। अगर इसका ऑपोजिट होगा, उसको गाइडेंस नहीं मिलेगी, काउंसलिंग नहीं मिलेगी, या खुद वो इस काबिल नहीं है, या वो अपने रोल को सही से नहीं पहचान सका, तो रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। 20 to 30 ईयर्स का जो एज है, उसमें होता है इंटीमेसी vs आइसोलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इंसान या अपने फ्रेंड्स बनाता है, ऑपोजिट जेंडर के साथ भी अपने फ्रेंडशिप्स करते हैं, अपने मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं, उनको लेकर चलते हैं। कई लोग शादी करते हैं इस एज टाइम में। तो होता ये है कि अगर वो कामयाब है अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, कामयाब है वो, कामयाबी नाकामी के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर वो कामयाब है तो इंटीमेसी उसके लाइफ में ज़्यादा होगी, मतलब उसके आसपास लोग ज़्यादा होंगे, करीब होंगे, उसके एहसासात को बांटने वाले लोग होंगे। और अगर एट द सेम टाइम अगर वो अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाता, उसको किसी भी वजह से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है, या वो किसी और फोबिया का शिकार है, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो आइसोलेशन में चला जाता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है। स्टेज 7 है जी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 30 to 50 ईयर्स का जो एज पीरियड होता है ये उस पे बेस्ड है। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि इंसान जो है वो, इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी सेट हो चुकी होती है, वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका होता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर वो सोचता है कि मैंने अभी तक क्या किया और मैं आगे क्या करूँगा। ठीक है, अब वहाँ पे ये वो अपने बच्चों की परवरिश करता है, वो अगली नस्ल की फ़िक्र करता है कि मैंने आगे फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कुछ बिल्ड करना है जो उनके भी काम आए और हमारी जो नस्ल है वो आगे चलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो प्रोडक्टिव पर्सन है, प्रोडक्टिव मेंबर है, अपने आप के अंदर कुछ नई चीज़ें ट्राई करता है, या वो अपने ही मकसद में अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर अगर वो कामयाब है तो वो जनरेटिविटी होगी। ठीक है, और अगर वो रुक जाए या एक ही काम को लेके जो कि उसके अंदर अगर वो अच्छा है या नहीं भी है, तो जनरेटिविटी अगर नहीं होगी तो उसके ऑपोजिट जो होगा वो स्टैग्नेशन होगी, यानी जमूद का शिकार हो जाएगा, यानी एक ही चीज़ जो है वो लूप में होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। अच्छा, स्टेज 8 जो लास्ट स्टेज है वो है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, DESPAIR। ये 40 to 50 ईयर्स का एज पीरियड होता है। या
इंसान पे बुढ़ापा तारी होने लग जाता है, वो इस एज पीरियड ऑफ टाइम पे वो ये सोचता है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में क्या किया, मतलब अपनी जो गुज़री हुई ज़िंदगी है, जो मैंने 40-50 साल गुज़ारे हैं, उसके अंदर मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने तरीके से लाइफ़ गुज़ारी, नहीं गुज़ारी? मैंने क्या अचीवमेंट्स की, किसमें मैं फ़ेल रहा? तो ये चीज़ें इंसान सोचता है इस टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर पैदा होते हैं, पनपते हैं। अगर उसको लगता है कि वो चीज़ें अचीव करने में कामयाब रहा है जो उसने सोची थी या जो ज़रूरी थी, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इंटेग्रिटी पैदा होती है। और एट द सेम टाइम अगर उसको लगे कि मैं वो अचीव नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, या मेरी लाइफ काइंड ऑफ यूज़लेस थी, या आप ये कह सकते हैं कि उतनी प्रोडक्टिव नहीं थी जितना वो चाहता था, तो वो फिर डिस्पेयर का शिकार होगा, ठीक है, मायूसी का शिकार होगा, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो स्पेशल एजुकेशन में कैसे होता है। इस पूरी थ्योरी का जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, स्पेशल एजुकेशन में पूरी अवेयरनेस दी जाती है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, कि खास तौर पे जो स्टेज 2 होता है, ऑटोनॉमी वाला जो स्टेज होता है, इसके अंदर बच्चों को खुद से काम करने देना चाहिए। छोटे-छोटे काम जो है वो उनको खुद अलाउ करना चाहिए करने के लिए, बल्कि उनको एनकरेज करना चाहिए। तो इससे उनके अंदर ऑटोनॉमी पैदा होती है, खुद एतमादी पैदा होती है। और जो चौथा स्टेज है वो टीचर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री वीएस इंफीरियरिटी। अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक काम में अच्छा है, वो दूसरे में नहीं है, तो टीचर्स को चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करके तो बच्चों को ऐसे काम दे जिनमें वो अच्छे हैं, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कर सकें और वो लो कॉन्फिडेंट या सेल्फ डाउट का शिकार ना हो, ठीक है। अब अगर इसको हम समराइज करें, एरिक एरिक्सन कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है, चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी मेंटल प्रोसेसेस हैं, उसका साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है, तो ये सारा जो चीज़ें होती है वो एक वक्त में नहीं होती, बल्कि ये इंसान की पूरी ज़िंदगी चलती रहती हैं और उसके अंदर रुकावटें आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और टीचर्स, पेरेंट्स और जो सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स हैं, उसके आसपास लोग हैं, एक फ़र्द के, उनका फ़र्ज़ बनता है या उनका ये काम है कि उसको एक हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिस लेवल पे जिस तरह की सपोर्ट उसको चाहिए। तो ये थी हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बाय एरिक एरिक्सन। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।